नमस्ते दोस्तों। देखिए हमने लास्ट क्लास में हमने संस्कृत की हमने की थी। उसमें लास्ट क्लास में हमने संस्कृत में क्या सीखा था? कारक। और कारक में फर्स्ट स्टेप हम सीख चुके थे। कारक कहते किसे हैं, कर्ता कारक क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सीख चुके थे कि कारक मतलब क्रिया को करने में जो भी सहायक होता है वो सब कारक होते हैं। एंड कर्ता कारक जो कार्य को करता है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। ये सब चीज़ें हमने बड़ी आसानी से आपको बताई थी और उसे हमने सीखा था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत में आप ये समझिए, यदि कारक आपको आते हैं, कारक आपको बड़ी आसानी से आपको आने लगेंगे और समझ जाएंगे आप इनको, तो फिर संस्कृत में ट्रांसलेशन करना, संस्कृत भाषा को समझना, संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत बोलना, मतलब सब कुछ आपको ईजी लगने लगेगा। लेकिन यदि आपने संस्कृत व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया, संस्कृत में कारक आपने नहीं सीखे, तो कारक समझिए एक मेन पिल्लर है संस्कृत भाषा का, मेन स्तंभ है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आइए मेरे साथ और कर्म कारक की हम बात करते हैं। यदि आपको इससे भी पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्म कारक की। तो हम इन सब चीज़ों को पहले आपको बता चुके हैं कि इनको कैसे आपको करना है और कैसे कर्म कारक। तो इनका कर्म कारक में होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। राम, एक सिंपल सा वाक्य, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, यही एक वाक्य है। इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा समस्या है, यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं और सीख रहे हैं तो बट आप देखते रहें और सीखते रहें, आप निश्चित रूप से अच्छे से कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो जैसे कि राम विद्यालयम गच्छति, ये आपका वाक्य बन जाता है जी। अब इसमें हमें बात करनी है कर्म कारक की। कर्म कारक होता क्या है कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वही कर्म कारक होता है। कर्ता का चाहने के ऊपर, मतलब कर्ता की इच्छा के ऊपर ये चीज़ आधारित होती है कि कर्ता सबसे ज़्यादा किसे चाह रहा है। तो हम देखें राम किसको सबसे ज़्यादा चाहता है। यहाँ दो चीज़ें, गच्छति तो आपका क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। ये तो है आपका क्रिया। इससे इसका संबंध ये है कि कार्य क्या काम कर रहा है? जाने का। लेकिन जा कहाँ रहा है राम? विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। वैसे ये भी कारक है, कल मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिया से जिन जिनका संबंध होता है वो सब कारक होते हैं। जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। लेकिन राम सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? विद्यालय को, क्योंकि विद्यालय जा रहा है। तो इसका कहीं न कहीं डायरेक्ट संबंध है क्रिया से, और यही संबंध शो करता है कि ये कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तो मेरे को लगता है कि परिभाषा में सिर्फ इतना ही है कि कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है, बस आपको देखना है सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है वो क्या होता है? कर्म होता है। और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्ता ने कर्म को किसको? कर्म को। किसको सबसे ज़्यादा चाहता है? कर्म को सबसे ज़्यादा चाहता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, बड़ी परिभाषा कर्म कारक की। हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो आप ऐसे लिखिए, कर्म परिभाषा लिखें और इनको अपनी नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनको रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा आसान लगे और बड़ी आसानी से आप इनको कर पाएँ। तो परिभाषा, कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लें आपको समझने के लिए कि वाक्य में जो भी आपको वाक्य दिया हुआ है, वाक्य में कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम विद्यालय
जाता है। तो राम विद्यालयम गच्छति, राम कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय को वो सबसे ज़्यादा चाह रहा है, इसीलिए राम विद्यालय जाता है। विद्यालय उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर वो भी लिख दें। इसका चिन्ह क्या होता है आपका? कर्ता ने कर्म को, ये इसका चिन्ह होता है। और हमेशा यहाँ पे लिखें कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी आप अनुवाद करेंगे तो इन चीज़ों को आपको प्रयोग में लेना है, क्योंकि इनके बिना आप संस्कृत की कल्पना नहीं कर सकते और इनके बिना आप संस्कृत अनुवाद को भी सही नहीं कर सकते। तो कर्ता कारक, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। जैसे विद्यालय में हमने कर दिया, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति यही होती है। रही बात विभक्ति की, तो वो भी बड़ी आसानी से विभक्ति मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं किसकी? कारक की। तो कर्म कारक ये होता है। जैसे मैं किसी और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब कुछ नहीं, बड़ा सिंपल वाक्य है ये, और इसे आप बनाने की कोशिश करें। रमेश आपका कौन सा कारक है? मैं कल बता चुका हूँ, कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्यों? कार्य कौन कर रहा है? रमेश। पढ़ना आपका क्या है यहाँ पे? क्रिया। क्या है? पढ़ना आपका क्रिया। एंड पुस्तक, जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, किसको चाह रहा है इसको ज़्यादा? पुस्तक को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म। बस सब कुछ आपको पता लग गया है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति थी? प्रथमा। तो रमेश। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो पुस्तकम। पढ़ता है तो पठती। रमेश पुस्तकम पढ़ती। बस बन गया वाक्य। तो ये आपका कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो यहीं आपको ध्यान में देना है, ये आपका है कर्म कारक, और इसको समझने की कोशिश करनी है और इसको जहन में आपको बिठाना है कि यहाँ पुस्तकम का प्रयोग क्यों हुआ, पुस्तकम का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये कर्म कारक है, और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। यहीं आपको ध्यान देना है। एक दो उदाहरण में आपको और बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाक्य है, बालक सिंह को देखता है। बालक सिंह को देखता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखें आप, तो सबसे पहले पहचान कर लें। बालक यहाँ पे क्या है? आपका कर्ता, क्योंकि कार्य वही कर रहा है। देखना यहाँ पे क्या है आपका? वो है आपकी क्रिया। एंड सिंह आपका क्या है? यही आपका वो पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, कर्म, क्योंकि किसको देखता है? सिंह को। कर्म कारक। कर्म कारक। अब वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। तो यहाँ हो जाएगा बालकः। प्रथम विभक्ति बालकः। सिंह को देखता है, तो सिंह में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। सिंघम। ये सिंघम। सिंघम। देखना तो पश्य, तो पश्यति। बन गया जी। बस इतना सिंपल वाक्य आपका बन जाता है। बालक सिंघम पश्यति। तो ये आपका कर्म कारक है, क्योंकि अभी हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं। तो बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें इनके साथ साथ कुछ और भी नियम हैं जो आपको देखने होंगे। ये तो आपको है ही से, ये सबसे पहला रूल आपका। इसमें कुछ और प्रयोग भी आपको करने हैं। कर्म कारक में और भी जगह कर्म होते हैं, क्योंकि चाहता है सबसे ज़्यादा। कभी कभी उन चीज़ों को भी आप देखें एक बार। ये तो हो गया आपका। इसमें एक फर्स्ट रूल्स और चलता है इसके अलावा, उस पर आप ध्यान दें। नियम नंबर पहला, नियम फर्स्ट, वो क्या होता है? उसमें कुछ शब्द हैं, उसको ध्यान रखना है। कुछ शब्द है, यदि वाक्य में कहीं भी आते हैं आपके सामने, तो उन शब्दों के साथ हमेशा
कर्म कारक होता है। जैसे कि वो शब्द नोट कर लें, अभीतः, परितः, सर्वतः, अभीतः, परितः, समेतः, उभयतः, उभयतः। इनका मीन्स भी लिख लें आप। अभीतः यानी सामने, परितः चारों ओर, और सर्वतः सभी, और उभयतः दोनों ओर। इन शब्दों को लिख के रखें, क्योंकि ये वाक्य में कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो इससे क्या होगा कि आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक दो वर्ड और हैं, उनको भी आप देख लें साथ में ही। समय, समय का मतलब समय नहीं होता है, समय का मतलब होता है पास में, और धिक का मतलब धिक्कार। ये वर्ड, ये शब्द आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में लिखे हुए मिले तो इनके योग में क्या होता है, हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब कर्म कारक ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभीतः, परितः, सर्वतः, उभयतः, समय, निक्सा, ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। एक बार उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार होता है। जैसे इसका उदाहरण पहले ले लेते हैं हम। बगीचे के सामने नदी है, ये एक वाक्य। अब यहाँ हमारे को पहचानने में, पहले वाले नियम से हम देखते तो वहाँ हम नहीं पहचान सकते, लेकिन यहाँ जब देखेंगे बगीचे के सामने, किसके सामने, बगीचे के सामने, तो हम यहाँ बगीचे में कौन सी कारक हो जाएगा, कर्म कारक। तो यहाँ लिख देंगे उद्यानम। उद्यानम, सामने को हम क्या बोलते हैं, अभीतः, तो वही लिख देंगे अभीतः क्या है, नदी है, तो क्या लिखते हैं इसे, नदी। नद्याम, क्या लिखेंगे हम, नदी। नदी आप लिख देंगे, नदी। एक को क्या बोलते हैं, अस्ति। उद्यानम अभीतः नदी अस्ति, यही हमारे को करना है। और यहाँ उद्यानम में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं जैसे कि वही परित, जैसे कि गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर, किसके चारों ओर, गांव के, तो ग्रामम, चारों तरफ को हम क्या बोलते हैं, परितः। ग्रामम परितः वृक्ष, एक को क्या बोलेंगे, संति। ग्राम परितः वृक्ष संति, बस ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में ग्राम परितः वृक्षा संति, इसके बाद में हम सभी के एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम पे। ये आप राइट कर लीजिए इनको, ताकि हम आगे देखते हैं कुछ और। वही मतलब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्वतः गांव के चारों ओर वृक्ष या विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के सभी ओर वृक्ष हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय के सभी ओर, तो विद्यालयम। विद्यालयम, सभी ओर को क्या बोलेंगे, सर्वतः। सर्वतः वृक्षा संति। संति क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुवचन है, वृक्ष बहुत सारे हैं, ये हो जाएगा। उभयतः, दोनों ओर, जैसे सरोवर के दोनों ओर वृक्ष
है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सरोवरम, क्योंकि सरोवर के दोनों ओर, उभयतः, उभयतः दोनों ओर वृक्षः सन्ति, दोनों ओर वृक्ष हैं। तो इस तरह आप इन देखो, जैसे समया, समया का मतलब होता है पास में, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पास में के लिए आप कोई भी एक वाक्य बना लीजिए, जो आप वाक्य बनाना चाहेंगे वो सब बन सकता है आराम से। जैसे कि जैसे कि मोहन, या कोई भी वाक्य आप देख लीजिए। रमेश मोहन के पास बैठा है। रमेश तो बैठा है, तो रमेश तो करता है, रमेश किसके पास बैठा है? मोहन के पास, तो मोहनम, मोहनम तिष्ठति, तिष्ठति, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। उसी तरह धिक, तुम्हारे को धिक्कार है, किसी भी बात में बोलते हैं धिक, धिक्कार, तुम्हारे को धिक्कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वाम, द्वितीय विभक्ति, क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, और त्वाम धिक, त्वाम धिक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट नियम था। 6 शब्द आपके सामने हैं, अभित, परित, सर्वत, उभयत, समय, निक्ष। कहीं भी वाक्य में सीधा सीधा ये देखने को आपको मिल जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति। जहाँ पर भी सीधा ये देखने को मिल जाए आपको, वो वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप पास में के लिए आप एक वर्ड समया, मोहन, रमेश मोहन, मोहनम समया तिष्ठति। ओके, तो हम एक नियम और है लास्ट, उसे और देख लेते हैं कर्म कारक में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो नियम है आपका नियम सेकंड। वो नियम है आपका, आपको यहाँ ध्यान देना है कि अधि उपसर्ग हो आपका, क्या हो? अधि तो उपसर्ग हो, और आपकी अधि उपसर्ग के साथ में, अधि उपसर्ग के साथ में कुछ धातु हैं जो आप देख लें। जैसे अधि के साथ में सी धातु हो, अधि के साथ में स्ता धातु हो, अधि के साथ में आपकी अस धातु हो, और बस ये अधि के साथ में वस धातु हो, अधि के साथ में वस धातु हो। ये यदि आपको कहीं भी मिलता है, मतलब अधि प्लस से तो अधि सेते बन जाएगा, अधि सेते बन जाता है। अधि प्लस स्ता होता है तो अधि तिष्ठति बन जाता है, अधि तिष्ठति बन जाता है। अधि के साथ में यदि अस है तो अध्यासत्य बन जाता है, क्योंकि इसमें संधि भी साथ में हो जाती है, अध्यासत्य। और अधि के साथ वस्ती बनता है तो अधि वस्ती बन जाता है। ये यदि कहीं पे भी आता है तो वो भी क्या होते हैं? कर्म कारक। और एक वर्ड होता है उप प्लस वस्ती, उप प्लस वस, उपवस्ती, उपवस्ती, ये भी कहीं भी होता है तो भी कर्म कारक होता है। तो इनके उदाहरण हम देख लेते हैं और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजा सिंहासन पर बैठा है, राजा सिंहासन पर बैठा है, राजा सिंहासन पर बैठा है। तो यहाँ जब देखेंगे आप तो नृपः, राजा को बोलते हैं नृपः। किस पर बैठा है? सिंहासन पर, तो सिंहासनम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये क्या है? आपका
कर्म कारक। और सिंहासन पर बैठा है तो बैठने के लिए क्या बोलते हैं, अधितिष्ठति बोल देंगे, अधितिष्ठति बोल सकते हैं, अधितिष्ठति। जहाँ पर भी ये क्रिया देखने को मिले तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कर्म कारक है, सिंहासन पर बैठा है। या इस्ता का मतलब आप यहाँ पे नोट भी कर लीजिए, बैठना, अधितिष्ठति। जैसे अधिसेते विराजमान होना, जैसे कि अधिसेते सिंह वनम अधिसेते, सिंहम शेर वन में रहता है, शेर वन में सोता है, सिंह वनम अधिसेते। सिंह वनम अधिसेते, वनम में आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। बस इतना ही। अधिसेते के आगे आप यहाँ नोट कर लीजिए, सोना, सोना क्रिया, ठीक है। अध्यास्ते, इसके बाद में एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं जिसमें आपका कर्म कारक पूरा हो जाता है। देखिए, हरि बैकुंठ में रहते हैं, हरिह बैकुंठम रहते हैं, अध्यास्ते बोल सकते हैं इसको, रहने के लिए। हरि बैकुंठम अध्यास्ते रहते हैं, विराजते हैं, अध्यास्ते। बैकुंठम आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। उपवस्ति, वो भी आपका रहना ही होता है। जैसे कि कुछ भी सिंह वन में रहता है, वो रहना होता है, सिंह वन में रहता है, ये भी रहने के लिए ही होता है। जैसे सिंह वनम उपवस्ति, सिंहम वनम उपवस्ति, तो वन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अधिवस्ति भी वही होता है, अधिवस्ति भी रहना ही होता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उपवस्ति, जैसे इसी का दूसरा बनाना चाहें तो सिंहम वनम अधिवस्ति, क्या हो जाएगा, अधिवस्ति। दोनों ही एक जैसे, बस इन शब्दों को, इन क्रियाओं को अक्षरों को ध्यान रखना है। जैसे अधि प्लस सी अध्यस्ते, अधि प्लस इस्ता अधिष्ठति, अधि प्लस अध्यास्ते, अधि प्लस वस तो अधिवस्ति, और उप प्लस वस उपवस्ति। तो इनके साथ में हमेशा कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक आज हमने पढ़ा, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, मतलब वो कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ में दूसरा नियम पढ़ा कि उबत, परित, समय, निक्सा, धिक, ये शब्द कहीं पर आते हैं तो उनके योग में भी कर्म कारक होता है। और लास्ट हमने पढ़ा कि अधि के साथ में इस्ता, वस, उप ये आता है, सी ये आ जाए धातु है तो, और उप के साथ में वस्ती हो तब भी कर्म कारक होता है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा, और निश्चित रूप से इसके नोट्स बनाइए ताकि आपको इनको याद करने में समस्या नहीं हो और आप इसे सीखिए। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू। और इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में जब भी जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं वीडियो आपको मिले और आप इसे सीख जाएँ। पहले पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।